Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. पहला आर्टिकल हमारा है about suspension of MLA से related. सेकेंड है किज़हडी एक्सकवेशन के बारे में. थर्ड आर्टिकल सिकल सेल डिजीज के बारे में एंड फोर्थ आर्टिकल आरबीआई ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड के बारे में है. तो चलिए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं. रिसेंट टाइम में क्या हुआ, कर्नाटका असेंबली में कुछ एमएलएस 18 एमएलएस को सस्पेंड कर दिया जाता स्पीकर के द्वारा. अभी उनकी सस्पेंशन को वापस से कहीं ना कहीं हटा दिया गया, तो जिसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है आपका. तो सस्पेंशन होता क्या है और क्यों होता है. जैसे मान लीजिए अगर पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मेंबर्स हैं वो ठीक से ना पेश आए, मतलब वो प्रोसीडिंग को डिसरप्ट कर रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहे हैं, फिजिकली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं या चेयर को डिसरिस्पेक्ट करते हैं या किसी भी तरह से वायलेशन करते हैं प्रोसीजर का, तो उस केस में आप एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं, नॉट डिस्क्वालीफाई. अब यहां पर एक बात ये आती है, सुप्रीम कोर्ट और जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली मान लीजिए अगर एक पर्सन यानी एमएलए 60 दिन के लिए बिना किसी परमिशन के हाउस से एब्सेंट होता है, तो आर्टिकल 190 क्लॉज 4 जो है वो कहता है कि भाई लॉन्ग टर्म सस्पेंशन से तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. तो इस चीज को जुडिशरी रिव्यू कर सकता है. एंड यहां पर आपको समझना होगा सिर्फ ये प्रोविजंस नहीं है जिसके अंदर किसी को सस्पेंड या डिस्क्वालीफाई किया जाता है. अगर पर्सन अपनी मेंबरशिप को छोड़ दे असेंबली की, तो भी आप ये कह सकते हो कि वो ससीड कर चुका है, परमानेंटली कर चुका है. इस बार आर्टिकल 191 के अंडर भी कुछ ग्राउंड्स हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता हो या अनसाउंड माइंड हो, तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है. 10th शेड्यूल में भी डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई. अगर पर्सन को क्रिमिनली कन्विक्ट कर दिया गया कि भाई जैसे राहुल गांधी जी के ऊपर पीछे एक केस के अंदर 2 साल की सजा हो गई थी, तो उस केस में भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर उस पर्सन को क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. अब ये होता कैसे है, क्या प्रोसेस रहता है. तो सबसे पहले स्पीकर डिसरप्टिव बिहेवियर को एक्नॉलेज करते हैं, फिर स्पीकर मोशन रन करते हैं. अगर मेजॉरिटी वोट इसमें मिलते हैं तो वहां पर वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं. अब वापस से रिवोक कैसे किया जाता है, सस्पेंशन के बाद जो मेंबर हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं, तो स्पीकर यहां पर डिसाइड करते हैं कि क्या इनकी जो सस्पेंशन है उसे रिवोक करना चाहिए या अपील भी की जा सकती है पार्टी के लीडर के द्वारा. एंड एक पॉलिटिकल कॉन्सेंसस बिल्ट होता है और फिर हाउस रेजोल्यूशन पास करता है, जिसके बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसे रिवोक कर दिया जाता है. अब आर्टिकल 90 के बारे में मैंने आपको बताया कि ये वेकेशन ऑफ सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन रेजिग्नेशन के बारे में बात करता है. आर्टिकल 191 डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरियाज बताता है, अनसाउंड माइंड एंड एवरीथिंग लाइक दैट. आर्टिकल 192 डिस्क्वालिफिकेशन जो है, जो गवर्नर है वो मिलके ईसी के साथ डिसाइड करते हैं, इसके बारे में बताता है. आर्टिकल 202 ये स्टेट असेंबली फ्रेम कर सकते हैं लॉ और प्रोसीजर जिस बेसिस पे पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. 10th शेड्यूल जहां पर डिफेक्शन के बारे में बात होती है एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी वेरियस क्रिमिनल एक्टिविटीज को लेकर डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है. बट ऐसा नहीं है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में नहीं आता. यहां पर राजा रामपाल वर्सेस लोकसभा स्पीकर की एक केस के अंदर 2007 में कहा गया कि भाई ये सब्जेक्टेड है जुडिशियल रिव्यू के, लोगों के फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनको वायलेट नहीं करना है आपने. अमरिंदर सिंह वर्सेस पंजाब विधानसभा. अब इसमें भी लेजिस्लेटिव एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को अपहोल्ड करेगा. प्यूनिटिव पावर्स अनलिमिटेड नहीं हो सकती है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल की, जहां पर हम बात करेंगे किज़हडी की. अब ये एरिया क्यों न्यूज में है और क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. मई 2025 में एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं के अमरनाथ रामकृष्णन, इन्होंने डिफेंड किया है कि भाई ये जो एक्सकेवेशन रिपोर्ट जो है इनकी किज़हडी में जो तमिलनाडु में है ये बिल्कुल ठीक है. एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर ये कह रही है कि भाई हमें अपनी क्रोनोलॉजी को कहीं ना कहीं और ज़्यादा बेटर करना पड़ेगा और इनके अंदर पीरियडाइजेशन और बेटर करना पड़ेगा. अब जैसे डेटिंग पीरियड जो आपका लिखा जाता है 8th सेंचुरी से 5th सेंचुरी के बीच का, ये
डेटिंग पीरियड 1 कहलाता है आपका, तो ये जस्टिफाइबल नहीं है। तो यहां पर हमें इन चीजों को चेंज करना पड़ेगा। अब किजीहड़ी या किलहड़ी की अगर बात की जाए तो ये शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में लोकेटेड है और यहाँ से व्यागी रिवर आपकी फ्लो करती है और 2015 से ही यहाँ पर एक्सकवेशन आपकी चल रही है। अब इस एक्सकवेशन में हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिले, जैसे ब्रिक स्ट्रक्चर मिले, पोर्ट्री मिली जो कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट में है, बीट्स मिले, टूल्स मिले एंड इवन आयरन के टूल्स मिले, यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला। तो यहाँ पर एक बात समझ में ये आती है कि जो अर्बनाइजेशन आपको नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलता था इंडिया के, वो सदर्न पार्ट में भी एग्जिस्ट करता था आपका। दूसरी चीज, तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट के बारे में बात की जाए तो अर्ली लिटरेचर का ये पहला एग्जाम्पल है इस एरिया का। एंड इवन अर्बन प्लानिंग की बात की जाए तो वो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की मतलब लाइन में ही आपको देखने को मिलता है। तो सोफिस्टिकेटेड सोशल स्ट्रक्चर शायद यहाँ पर होता होगा। तो कहीं ना कहीं इंडस वैली और संगम लिटरेचर के बीच के गैप जो है, उस गैप को ये क्या कर देते हैं, बिल्कुल फुलफिल कर पा रहे हैं, बीच में वो गैप आपका कम हो जाता है। एंड यहाँ पर आपको क्राफ्टमैनशिप्स भी देखने को मिल रही हैं एंड इवन यहाँ पर आपके काफ़ी सारे और भी बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि भाई अपनी जो हिस्टोरिकल क्लैरिटी है इस एरिया के बारे में और बेटर हो पाएगी, तो वो बेनिफिट्स में आ जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड आर्टिकल। थर्ड आर्टिकल में वी विल बी टॉकिंग अबाउट लेंसेंट की एक रिपोर्ट के बारे में अबाउट इंडिया स्टिग्मा। अब सिकल सेल अनीमिया अगर हम बात करें या सिकल सेल डिजीज, बेसिकली एक जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है जिसमें अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन की ग्रोथ देखने को मिलते हैं, खासकर बीटा ग्लोबिन जीन्स की। अब इन दो जीन्स के अंदर जो म्यूटेशन होता है, इससे जो ब्लड फ्लो है सेल्स के अंदर वो कम हो जाता है रेड ब्लड सेल्स में, जिससे वो रिजिड, स्टिकी और क्रिसेंट शेप के हो जाते हैं और कई बार ये ब्लड फ्लो को रोक देते हैं, जिससे पर्सन को बहुत ज्यादा पेन भी होती है। तो कहते हैं कि इंडिया सेकंड हाईएस्ट बर्डन होल्ड करता है इस बीमारी का एंड ट्राइबल पॉपुलेशन में ये बीमारी बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलती है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? पहली प्रॉब्लम ऑर्गन्स का डैमेज होना, क्योंकि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो ऑर्गन्स में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन की कमी से वो डैमेज हो जाते हैं। जॉन्डिस और अनीमिया देखने को मिल सकता है, मतलब क्रॉनिक देखने को मिल सकता है। ग्रोथ में डिले देखने को मिल सकता है। इन्फेक्शन फ्रिक्वेंटली होगी, स्वेलिंग रहेगी उंगलियों में ब्लड के फ्लो कम होने की वजह से। क्रॉनिक फटीग मतलब थकावट रहेगी एंड कई बार बहुत ज्यादा सीवियर पेन भी देखने को मिल सकते हैं जब ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो अब यहां पर यह कहा जाता है कि भाई इंडिया ने नेशनल सिकल सेल अनीमिया मिशन लॉन्च किया था ताकि हम 2047 तक अनीमिया को खत्म कर सकें। तो 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी, केयर प्रोवाइड की जाएगी, मोबिलिटी एंड मोर्टालिटी इन दोनों को कम करने की हम कोशिश करेंगे। तो कहते हैं कि अभी फैमिलीज वगैरह को बहुत ज्यादा स्टिग्मा फेस करना पड़ता है सोसाइटल लेवल पे एंड इवन सोशल डिस्क्लोजर एक अपने आप में चैलेंज है। लोग आप ये कह सकते हो कि परिवार को ठीक नज़र से नहीं देखते। एक चैलेंज ये भी है कि इलनेस बर्डन स्टिग्मा, कि भाई आप ये मान के चलें कि जिस पर्सन को ये बीमारी है उसको सोसाइटी में ठीक नज़रों से नहीं देखा जाता है एंड इवन जो हेल्थ केयर इंटरेक्शन बैरियर्स हैं उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक जो लोग हैं वो इस बीमारी से लड़ने की प्रॉपर रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी अगर हम इन स्टिग्मा को दूर करें तो क्या बेनिफिट मिलेगा? कहते हैं अवेयरनेस इंक्रीज होगी, एजुकेशन इंक्रीज होगी एंड इवन जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस हैं हम उनको एड्रेस कर पाएंगे इस बीमारी से रिलेटेड। अब इससे हम जो हमारे पास लेट्स से हमारी जो स्ट्रैटेजी है नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंदर, हम उसको ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे एंड इसमें आप ये मान के चलो जो ट्राइबल पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन है उसको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस आर्टिकल। चलिए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की, जहां पर हम बात करेंगे आरबीआई 2.69 लाख करोड़ का डिविडेंड सरकार को दे रहा है। अब ये डिविडेंड आया कहां से? तो देखिए आरबीआई के पास ये डिविडेंड जो सरप्लस अर्न करता है, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट से, फॉरेन एक्सचेंज से, फी एंड कमीशन से, वहां से आया है एंड यहां पर आप ये मान के चलो इसका कुछ हिस्सा ये सरकार को देती है। लास्ट ईयर ये लगभग 2,10,000 करोड़ के आसपास था। अभी इन्होंने अपनी कंटीजेंसी रिस्क बफर, यानी जो इकोनॉमी में कुछ भी एकदम से उतार चढ़ाव आता है उससे रिलेटेड जो भी बफर है उसको 7.5% के आसपास रखा है। पहले ये 6.5% के आसपास था एंड अभी इसमें जो भी है
मतलब जो भी पैसा आएगा उसमें से ज़्यादातर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे पे कर दिया जाएगा। तो इसे अपडेट एंड अप्रूव कौन करता है? आरबीआई करता है। एंड अगर हम बात करें तो कोविड-19 के टाइम पे 5.5% का आपको कंटीजेंसी रिस्क बफर देखने को मिलता था, अभी इंक्रीज करके 7.5% कर दिए। फॉरेक्स रिजर्व अपना इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जिस वजह से इतना अच्छा खासा डिविडेंड आपके आरबीआई ने कमाया है। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं, जो पैसा आरबीआई अपने पास रखता है, तो कहते हैं हमने 2019 में एक बिमल जलान कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली पहली बात तो ये कहा गया कि कुछ ऐसा फंड हमारे को अपने पास रखना चाहिए जो इन केस ऑफ लाइक कभी भी इमरजेंसी आए तो उसको मतलब जो आरबीआई वो यूज कर सके इकोनॉमी के अंदर स्टिमुलस देने के लिए। तो वैसे ये जो पैसा है यानी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अंडर जो ये 2 लाख करोड़ 2,60,000 करोड़ जो हम यहाँ पर गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, ये सेक्शन 47 आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर बताया गया है, मतलब कि भाई डिविडेंड जो है वो आरबीआई को पे करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो इससे कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि बस अपने रिस्क के लिए बफर के लिए एक पैसा रख के बाकी आरबीआई सारा आगे फॉरवर्ड कर देती है। तो कहते हैं इससे आपको पॉजिटिव फिस्कल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट में चलती है तो उसको 2 लाख करोड़ से बजट में हेल्प मिलेगी, जैसे कैपिटल एंड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें, एंड इसमें आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा एंड मोर ओवर आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप सोच रहे हैं बड़े बड़े पोर्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। कंटीजेंसी बफर कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, जैसे 5.5 फिर 6 हुआ, 6.5 7। तो ये सेफ्टी इनहांस करता है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, दैट्स इट, इसका यही रोल है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। मिलते हैं कल नई एक डिस्कशन के साथ। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।